ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हम इस वर्ड को तोड़ते हैं। पहले हम तोड़ते हैं ऑक्यूपेशन एंड थेरेपी में। अगर मैं अपने ऑक्यूपेशन में किसी भी रीजन की वजह से आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई ऑक्यूपेशन, तो शायद आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सपोजेटली अगर 30 साल का कोई इंसान है जिसको एक्सीडेंट हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, बट ही यूज्ड टू वर्क इन सम ऑफिस, तो अब उसको अगर वापस ऑफिस में जाना है विद अ डिसेबिलिटी, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ताकि वो अपनी लाइफ में नियरली अपनी लाइफ में वापस आ जाए। तो दिस इज व्हाट वी से कि हम ऑक्यूपेशन उसका बेटर करें। एंड थेरेपी का मतलब होता है ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम मैनुअली यूज करते हैं, हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते। दैट इज अ थेरेपी। Hello there and welcome to the India Autism Center podcast. I'm Sakhi Singhi and I'm so excited that you're tuning in today because today we'll be discussing the world of occupational therapy and especially for children with autism and related conditions. If you are a parent and you have ever wondered, can therapy help your child develop skills? Then you're actually in the right place. Because to help us do that, we have Dr. Bagga, who is the founder of Therapy for Ability and a pediatric occupational therapist. Dr. Bagga has been in this field for over 15 years, working with children with autism and related conditions. Dr. Bagga, thank you so much for हाय, being here today. थैंक यू। It almost feels like, जैसे गोवा प्लान हो जाता है ना, like to get you here in Calcutta for this podcast is my equivalent for that. वो गोवा प्लान, वो WhatsApp से निकल के finally आप आ गए हो Calcutta for this podcast. नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज इंडियन ऑटिज्म सेंटर के साथ वी ऑलरेडी हैव अ वेरी क्लोज रिलेशन। सो आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा। Yes, thank you. So, Dr. Bagga, first question, the absolute basic. ये occupational therapy होता क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हम इस वर्ड को तोड़ते हैं पहले। Okay. ठीक है, हम तोड़ते हैं ऑक्यूपेशन एंड थेरेपी में। अगर मैं अपने ऑक्यूपेशन में किसी भी रीज़न की वजह से आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई ऑक्यूपेशन, तो शायद आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये अगर मैं आपको बताऊं, सपोजेटली अगर 30 साल का कोई इंसान है जिसको एक्सीडेंट हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, बट ही यूज्ड टू वर्क इन सम ऑफिस, तो अब उसको अगर वापस ऑफिस में जाना है विद अ डिसेबिलिटी, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ताकि वो अपनी लाइफ में नियरली अपनी लाइफ में वापस आ जाए। तो दिस इज व्हाट वी से कि हम ऑक्यूपेशन उसका बेटर करें। एंड थेरेपी का मतलब होता है ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम मैनुअली यूज करते हैं, हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते। दैट इज अ थेरेपी। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऑटिज्म के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, एंड सो ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का जानना कि बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या होता है। Correct. हाँ. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, हर एज में बच्चे का ऑक्यूपेशन अलग होता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर मैं किसी 1 साल या 2 साल के बच्चे में दे रहा हूँ तो शायद वो अलग होगी, मगर अगर 5 साल से 6 साल के बच्चे का है तो शायद मुझे अपना ट्रीटमेंट अलग करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली बेस लाइन ये है कि किसी भी तरीके से उस बच्चे को उसके ऑक्यूपेशन में वापस लेके आया जाए। तो अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी उठता है कि बच्चे का ऑक्यूपेशन है क्या? पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं 3 एग्जांपल्स के साथ चलना करूँगा। अगर मेरे पास एक बच्चा आया है जो कि 2 साल का है, जहाँ पे पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कोई इशू है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा उसको ऑटिज़म है, बिकॉज़ वो एक अलग प्रोसेस होता है, उसमें एज क्राइटेरिया भी आता है। तो शायद ऑक्यूपेशनल थेरेपी बिल्कुल अलग होगी। वहाँ पे मेरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी कि उस बच्चे को प्ले कैसे कराया जाए, बिकॉज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो सोशली इतना अच्छा नहीं होता, वो शायद मिंगल अप नहीं कर रहा। तो उस केस में मेरा ऑक्यूपेशन होगा कि सब छोड़ो, पहले प्ले करवाओ, उसको किसी तरीके से हम प्ले में लेकर आए। बट सपोजेटली अगर मेरे पास कोई 6 साल या 7 साल का बच्चा आया है तो डेफिनेटली प्ले तो करवाना ही है उसको, बिकॉज सोशलाइजेशन उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें शायद लेवल ऑफ प्ले अलग होगा। प्ले के साथ साथ मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि उसके एडीएल स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके हैंडराइटिंग लेकर आएँ, उसके किसी तरीके से मोटर स्किल्स डेवलप करें, ताकि
सोशलाइजेशन के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट बच्चे को बनाने की तैयारी हमने करनी है। डॉक्टर बग्गा, ये सोशलाइजेशन, मोटर स्किल्स, ये अगर आप एकदम सिंपल टर्म से समझाए तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? सोशलाइजेशन मीनिंग कि क्या, लाइक आई एम प्लेइंग विद अ फ्रेंड, कि आई एम प्लेइंग विद समवन, कि इट्स मोर देन दैट? सोशलाइजेशन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टर्म है। 3 महीने का बच्चा भी सखी सोशलाइज करता है। ओके। वो कैसे करता है? बहुत सिंपल सा वे है, पीकअबू खेलते हैं पेरेंट्स के साथ वो, और जैसे ही मदर ने उसको किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन बनाया और उसको देखा तो उसने स्माइल किया, दैट इज अ सोशलाइजेशन। तो 3-4 महीने के बच्चा भी सोशलाइज करता है। एंड अगर मैं सोशलाइजेशन बोलूं कि मैं अगर 6 साल के बच्चे या 4 या 5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, तो बेसिक है कि जब वो प्ले स्कूल में जा रहा है तो क्या वो सर्कल टाइम में बैठ रहा है? बिकॉज डेफिनेटली अगर मैं प्ले या फिर जो हमारी साइकोलॉजी में अगर मैं जाऊं तो सोशलाइजेशन एक दिन में नहीं आता। ओके। ठीक है, अगेन मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा। 2.5 साल का बच्चा अगर आप देखेंगे तो यूजुअली आप क्या देखेंगे कि वो इनिशियली जाके किसी बच्चे के साथ प्ले नहीं करने लग जाता। वो क्या करता है? खुद करता है, वो अच्छा। खड़ा रहे, एग्जैक्टली। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज मेरा बच्चा 2.5 साल का है, तो ना बहुत ध्यान से मैं ऑब्जर्व कर रहा था और मैं देख रहा था कि उसका सोशलाइजेशन डेवलप कैसे हुआ है। तो हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, ऑब्वियसली मैं गुरुद्वारे में बैठा, तो वो ना इनिशियली मेरी गोद में बैठा रहा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन ही वाज 2 years old। तो ना वो औरों बच्चों को देख रहा है, वो देखता जा रहा है। एक्चुअली वो सोशलाइजेशन की बिगनिंग थी उसके लिए, है ना। तो अब जैसे 2-3 महीने बीते, वो बैठा, तो उसने देखा कि उसी एज ग्रुप का बच्चा है जो कि वो रनिंग कर रहा है। अच्छा। तो वो खड़ा हुआ, रनिंग उसको देख के वो भी रन करने लगा। या यू नीड टू अंडरस्टैंड सोशलाइजेशन, ये भी सोशलाइजेशन है जहां पे वो सोशलाइज हुआ नहीं है, अच्छा, लेकिन वो हो रहा है। ओके। फिर 2-3 महीने के बाद क्या हुआ, जो वो बच्चे को देख के भाग रहा था, अब वो गया, इनफैक्ट वो बच्चा भी आया, एक दूसरे को हाथ पकड़ लिया, एंड नाउ वो एक साथ भाग रहे हैं। राइट। सो अगेन, जब प्ले स्कूल की मैं बात करता हूँ ना, तो पहले दिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि बच्चा सर्कल टाइम में बैठेगा या लंच करेगा, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा, वो देखेगा कि अच्छा अगर वो बैठा है तो मुझे भी बैठना है। तो ये भी एक सोशलाइजेशन होती है। तो यहाँ से सोशलाइजेशन, जो कि एक पिकअबू गेम से सिंपल स्टार्ट होती है, फिर ऑब्जर्वेशंस में जाती हैं, ऑब्जर्व करते करते अगेन आइसोलेट प्ले भी ऑब्वियसली इसका एक पार्ट है, मगर अगर मैं आइसोलेटली प्ले कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, और अगर मैं और आगे जाऊँ सोशलाइजेशन में, एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं पैरेलल प्ले। ओके। अब पैरेलल प्ले में क्या होगा कि एक टॉय रखा हुआ है, 2 बच्चे आएंगे, जो कि प्ले स्कूल में बहुत कॉमन होता है। वो एक बच्चा है जो अपने तरीके से उसको प्ले करेगा, दूसरा बच्चा दूसरे तरीके से प्ले करेगा, लेकिन आप देखेंगे क्या कि वो टॉय टेबल पे पड़ा हुआ है, पहले वो प्ले कर रहा है, फिर दूसरे वाले ने वेट किया, फिर उसने प्ले करना स्टार्ट किया। दिस इज ऑल्सो सोशलाइजेशन। गॉट इट। या सो सोशलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट अवे अगर हम बोलेंगे कि बच्चा हाथ पकड़ के या सबके साथ खड़े होके डांस करे, उस स्टेज में आने से पहले ये सारी स्टेजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मोटर स्किल्स? मोटर स्किल्स, ऑब्वियसली मोटर स्किल्स सोशलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज जब तक मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, इसका मतलब है कि मैं अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि एक सर्टेन टॉय है मेरे पास, अब जैसे मैंने आपको बोला एक पैरेलल प्ले की मैं बात करता हूँ, और मुझे उस टॉय के साथ अगर प्ले करना नहीं आता बिकॉज मेरे स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो डू यू थिंक कि मैं उस बच्चे के साथ खड़े होकर उस टॉय के साथ प्ले करूंगा? बिकॉज मैंने वो स्किल्स डेवलप नहीं किए। तो जो मोटर स्किल्स होते हैं, ये होते हैं बेसिकली ग्रॉस मोटर, जहाँ पे मुझे बॉल थ्रो करनी आनी चाहिए, या फिर मुझे एक्चुअली दैट हैज समथिंग टू डू बॉलिंग विद द गेम, मसल्स? दैट इज अ फाइन मोटर्स, ओके। है ना। तो ग्रॉसर में मैं बात करूंगा बड़ी एक्टिविटीज, रनिंग आनी चाहिए मुझे, अच्छा। एंड देन मुझे लाइक बच्चे जो होते हैं ना, तो वो पहले बिग बिग मूवमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े टावर्स डालते हैं, इनफैक्ट जब वो क्रॉल करते हैं तो कुछ पकड़ के भागते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। एंड देन धीरे धीरे जब ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होने लगते हैं तो ब्रेन डेवलप होता है, देन वो बारीक बारीक काम करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ फाइन मोटर एक्टिविटीज। गॉट इट। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स, जो कि हम मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं प्लस सोशल स्किल्स, दोनों पैरेलल चलते हैं।
अगर एक में भी अगर पेरेंट्स को लगता है ना कि लैग आ रहा है, तो डेफिनेटली वो दूसरे को इम्पैक्ट करेगा ही So, करेगा। Dr. अगर parents who are listening and they're thinking कि um, you know, what are the signs that I have to find in my child to know I need an occupational therapist, right? But आपने जो बोला, like these are very subtle observations जो आप notice किए, ये जो nuances जो आप notice किए, what are the signs that you think parents should know to understand कि नहीं, ये आपके बच्चे का phase नहीं है, this needs more intervention and that of an occupational therapist? एग्जैक्टली। नाउ मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले अगर बेसिक आप मुझसे पूछेंगे, वो है पीकाबू टेस्ट। Okay. मैं ना बहुत ज़्यादा फ़ेवर करता हूँ, और मैं ना, मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ उनको कि आप भूल जाओ कि बच्चा किसी के साथ मिंगल अप कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर वो आपको ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि आपका प्राइमरी गोल है कि आप पहले उसके साथ रिस्पॉन्सेस लें। तो द थिंग इज कि ये जो पीकाबू टेस्ट होता है ना, ये हमें इंडिकेट करता है कि बच्चा मदर को एटलीस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, एक सोशल स्माइल दे रहा है या नहीं दे रहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, माइलस्टोन्स। यहाँ पे ना, हम लोग ना, कई बार क्या होता है, एंड मैं ना पेरेंट्स को एक्चुअली यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ना, कई बार हमारे घर के जो बुजुर्ग होते कहते हैं, अरे तुमने भी तो नहीं किया। एक सिंपल सी मैं बात बताऊँ, क्रॉलिंग की। Right. तुमने भी तो नहीं की क्रॉलिंग, क्या हो गया? नहीं। आज के दिन में जब बच्चे मोबाइल के साथ एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है, मुझे लगता है हर एक माइलस्टोन को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ईज़ी है, आप गूगल में जाइए, आप 2 ईयर ओल्ड या 1 ईयर ओल्ड के माइलस्टोन्स क्या हैं, आपको 100 प्रोफाइल्स मिल जाएँगे। आप उसमें देखो, आप अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करो कि ये चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे भी पैनिक मत हो। अगर नहीं कर रहा, तो आजकल यूजुअली क्या हो रहा है कि मुझे देखो, जितना मैं अपनी बात बताऊँ, पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि 9 मंथ्स में बच्चा वॉक करने लग गया है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं असेसमेंट करता हूँ, इनफैक्ट मैं अगर अपने बच्चे की बात करूँ, कोई भी 9 महीने में चल रहा आजकल। न्यूरोटिपिकल बच्चे भी नहीं चल रहे। तो पहले आप माइलस्टोन्स देखिए, लिस्ट निकालिए, देखिए कि बच्चा कैसे कर रहा है। अगर आपको लगता है नहीं, लैग बहुत ज़्यादा है एंड आई नीड समबडी हू कैन हेल्प मी, तो पीडियाट्रिशियन के पास जाइए आप। एंड यू नो व्हाट सखी, मैंने आजकल ना एक चीज़ देखी है कि पीडियाट्रिशियंस बहुत वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो आजकल 80% क्लिनिक में ना माइलस्टोन्स के बड़े-बड़े चार्ट लगे होते हैं कि आपका बच्चा ये करना चाहिए, 4 महीने में सोशल स्माइल आनी चाहिए, 9 मंथ्स में क्रॉलिंग आनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि आप एजुकेट हो एज़ अ पेरेंट। और आज के दिन में बिकॉज़ कहीं न कहीं ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, स्पेशली नीड्स बच्चों की, मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स को ना इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। पहले 2 साल बच्चों की लाइफ के ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक माइलस्टोन्स डेफिनिटली आप चेक करो, उससे आपको पता लगेगा। रिस्पॉन्सेज़ आप चेक करो। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा देख रहा है ना आपको, इसका मतलब है कि वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। एंड फोर्थ, अगर बच्चा जब उसने कंट्रोल कर लिया, जब आप उसको गोद में ले रहे हैं 6 मंथ्स में, जब उसका ट्रंकल कंट्रोल आ जाता है, तो ना मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि 2-3 चीज़ें आप देखिए। आप ना अपने बच्चे को अपने लैप में लीजिए एंड किसी को बोलो कि वॉक अराउंड करे, स्पेसिफिकली मदर। तो जब मदर जा रही है, तो द चाइल्ड शुड बी एबल टू क्रैक लाइक दिस। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे ना पेरेंट्स को पता लग सकता है, यार वो ट्रैकिंग कर रहा है, नहीं कर रहा। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और अगर आपको लगता है तो आई थिंक कि पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। अब देखिए कि सर ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। But इस stage में what does an OT have to do? Like in this stage of, let's say, a child does not have truncal control, like you said. How does an occupational therapist help this child in this stage? 2 इयर्स तक मेरा प्राइमरी गोल एज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है कि उसके सेंसरी मोटर डेवलपमेंट करूँ मैं। Okay. अगेन अगेन मैं ना बहुत सिंपली इस वर्ड को तोड़ते हैं हम। सेंसरी मोटर कहने का मतलब है कि उसका सेंसरी सिस्टम मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर कोई सेंस ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन शुड बी एबल टू प्रोसेस दैट थिंग।
दैट इज अ सेंसरी। तो इस एस्पेक्ट में अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है ना, तो मैं बहुत थॉरो असेसमेंट करूंगा कि जब मैं उस बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशंस दे रहा हूँ तो क्या वो प्रॉपरली मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे, नहीं कर रिएक्ट रहे, कर रहे कि नहीं। ठीक है ना। तो एक है सेंसरी एक्सेप्टेबिलिटी, कि वो इरिटेट नहीं हो रहा जब मैंने उसको कर्डल किया है, या फिर जब मैंने उसको कोई हल्का सा कुछ क्रीम लगा दिया, कुछ कर दिया, तो वो इरिटेट नहीं हो रहा, ही इज टेकिंग इट एज अ नॉर्मल थिंग। एंड देन दैट कम्स मोटर, बिकॉज सेंसरी एंड मोटर, तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दे। तो अगेन एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहां पे मेरा गोल होगा कि मैं बहुत ज्यादा सेंसरी मोटर प्ले करूँ उस बच्चे के साथ। Got it. Got it. So, if you are watching this show today and if you find this content valuable, please take the time out to like and subscribe to our channel. Dr. Baga, um, I have heard of, ye, a lot of parents generally being like, mera bacha shoelace nahi bandhta hai. What is the issue if I give this child a Velcro shoe? उसको शूलेस बांधना क्यों सीखना चाहिए? What if let's say this child does not know how to read the time? What is the issue अगर मैं उसे एक डिजिटल वॉच दे दूँ या एक डिजिटल क्लॉक दे दूँ? अब devices, like there are so many solutions to different problems, but where do we again know कि this does not require a device, this requires an occupational therapist intervention? सकी, आई थिंक इसका आंसर है एज। Okay. ठीक है, फर्स्ट, अगर 3 साल का बच्चा, इनफैक्ट आई शुड से 5 year old, बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि शू लेस मानना, 5 years का बच्चा कहीं से कर लेता है। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ किड ऑफ अ स्पेक्ट्रम जो कि 5 years का है, मैं उसके लिए एडेप्टिव डिवाइसेस यूज नहीं करूंगा, मैं वेलक्रो शायद यूज ना करूं, क्योंकि मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं कि तुम सीखो। अब वो अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, हमें ना हर चीज को एक टास्क एनालाइज करना पड़ेगा। शू लेसेस के लिए मुझे क्या चाहिए? शू लेसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। Yeah. तो अगर 5 साल का बच्चा है तो मैं ना शू लेस के लिए उसका फाइन मोटर असेसमेंट पहले करूंगा। एंड सेकेंड जो उसको चाहिए कि उसको प्रेशर सेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनेगा कि उसका प्रेशर सेंस कैसे इंप्रूव किया जाए। तो मैं ये जब उसको प्लान करूंगा, जब मैं टास्क एनालिसिस करूंगा, तो मैं पहले ट्राई करूंगा कि उसको एक्सपोजर दो। कई बार क्या होता है कि बच्चे को जब एक्सपोजर दिया जाता है, ब्रेन चलता है, वो प्लान आउट करता है चीजें और हमें सक्सेस दिखता है। ठीक है, तो पहला तो यही है कि डिपेंडिंग अपॉन द एज, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि शू लेस बच्चा नहीं सीख रहा जो 5 years का है, तो डेफिनेटली आप वेलक्रो शूज पहनाओ, बिकॉज वो भी एक स्किल है। मगर कहीं ना कहीं नॉट को एक गोल बना के आप उसको वर्कआउट करो। लेकिन अगर यही बच्चा 10-11 साल का है, तो शायद अब मुझे लगता है कि मैं अगर उसको स्पेसिफिक, आप अपना गोल बनाइए नोट करने का, डेफिनेटली बनाइए, लेकिन उस केस में मुझे ऐसे लगता है कि उसको वेल प्रूफ शूज देना बहुत अच्छा आइडिया है। सो टेक्नोलॉजीज को डेफिनेटली यूज करना चाहिए, एडेप्टिव डिवाइसेस, असिस्टिव डिवाइसेस, डेफिनेटली You're बच्चे not का, against it at all. नॉट एट ऑल। What I want to say is कि पहले बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दो, डिपेंडिंग अपॉन द एज। Then when do you give up? आपको कैसे पता चला कि नहीं, अब now this is not for him? यू नो वॉट, इट्स नॉट, अगेन मैं थोड़ा सा इसमें जाऊंगा कि बहुत ज्यादा ना यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टिंग आती है, बिकॉज एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी। Okay. उसमें क्या है कि आजकल थ्योरी कहती है कि मरते दम तक हमारा ब्रेन चीजें नई नई लर्न करता है। तो यूजली पहले कहा जाता था कि एक सर्टेन एज के बाद लर्निंग बंद हो जाती है। अब यूजली क्या होता है कि अगेन लर्निंग जब 5 years तक की होती है ना, उसको एनहांस करना मेरे लिए इसलिए ईजी है बिकॉज बिहेवियर्स कम होते हैं। मगर अगर मैं 12 साल के बच्चे का शू लेसिंग करा रहा हूं और उसको नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। तो वो बिहेवियर एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं उस केस में। तो अगेन 5 years में मैं ट्राई करूंगा, नहीं होगा, परफेक्ट, 10 में जाके मैं एज अ स्किल सिखा सकता हूं उसको। मगर अगर वो वेलक्रो पहन रहे तो मैं एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर लूंगा उस चीज को। एंड ट्रस्ट मी, टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकती हैं, हमें यूज करनी चाहिए। इनफैक्ट सखी, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा,
हाँ, आई एम जस्ट परस्यूइंग माई पीएचडी, तो मैं अपने गाइड के साथ बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइक एआई का एक हो रहा है कि आप रोबोट्स जो हैं वो थेरेपीज देंगे, है ना? तो अगेन मेरा भी ये सवाल था और इनफैक्ट मैंने जवाब भी दिया, क्या ये सही है या गलत है? हाँ, एथिकल है कि नहीं है नहीं है। एक्चुअली? तो ना मैंने क्या सोचा कि कई बार क्या होता है, देखो इन बच्चों में बिहेवियर्स होते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। तो कई बार ना जब मैं उनको कोई स्किल सिखाता हूँ और जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे आई कांटेक्ट दें, तो ना क्या होता है, वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बन जाता है, तो ना वो लाइक और शरारती बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कई बार क्या होता है कि इनिशियली ना मुझे ऐसे लगता है कि यार आई हैव टू बी अ रोबोटिक थेरेपिस्ट, जहां पे मैं इमोशनली नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने हल्का सा इमोशन दिखाया तो हो सकता है कि ये बच्चा और शरारती हो पूरा जाए। चार्ज अप हो जाए। तो मैं हाँ। सोचता हूं उस केस में व्हाई नॉट रोबोट, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्टिंग एज अ रोबोट देयर, है ना? बट जहां पे मुझे सोशलाइजेशन पे वर्क करना है वहां पे नहीं यूज हो सकता। तो डेफिनेटली मेरा ऐसा बिलीव है कि जहां पे मुझे लगता है कि हम यूज कर सकते हैं, परफेक्टली यूज करना चाहिए, और मगर हर जगह नहीं, मगर आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर कि डेफिनेटली एडेप्टिव डिवाइसेस, Should असिस्टिव be डिवाइसेस, used whenever एब्सोल्युटली। it's possible. So, एक और question है, there are a lot of organizations, therapists who say 10 sessions and your child, 20 sessions and your child, 30. Can occupational therapy be achieved that easily in 10 sessions, 20 sessions, 30 sessions? आप जब आप एक parent को assess कर, like a parent comes to you with their child and you assess them, can you tell them for sure कि 30 sessions, 40 sessions, 50 sessions, like I want to know this for the parents out there listening. Is this possible? यू नो व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम हैप्पी कि ये क्वेश्चन पूछा है आपने। अब ना आई वांट टू काउंटर यू विद दिस क्वेश्चन, क्या थेरेपिस्ट बच्चे को ठीक कर सकता है? Incrementally? नहीं, मतलब I think team effort है। सिंपल सी बात बताऊं, अगर सी डॉक्टर बग्गा के पास एक बच्चा आया जिसके पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया कि उन जैसा बंदा नहीं है, उन्होंने मेरे बच्चे को इतना इम्प्रूव कर दिया, और सेकेंडली वही रिसेप्शन में एक पेरेंट है, वो कहता है यार मैं तो 1.5 साल से आ रही हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा, तो क्या मैं बायस था? नहीं। पता है कहाँ पे चीज लाई करती है? मैं ना हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि मैंने क्या किया वो भूल जाओ, Okay. आपने घर जाके क्या किया। अगर आपने 8 मतलब 5 से 6 घंटे अपने बच्चे को दिया है, तो बच्चा इंप्रूव करता है। सेशन, नंबर ऑफ सेशंस नहीं इंप्रूव करते, कभी भी नहीं इंप्रूव कर सकते। रीजन मैं बताता हूँ। मेरे पास बच्चा आया, प्राइमरी गोल पेरेंट्स आया, सर आप ना इसको बस बिठा दो आप, बस मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 20 सेशन में बैठ गया, तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स चले जाएंगे? वो बोलेंगे सर अब ये बैठ तो गया है, सर ये कुछ काम नहीं करता, अब फाइन मोटर में वर्क करो। सी देखिए गोल्स चेंज होते जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि थेरेपीज 30 सेशन में काम खत्म होगा, नहीं। थेरेपीज चलती हैं कम से कम 2 से, डिपेंडिंग अगेन अपॉन द एज, वो फैक्टर तो हम छोड़ ही नहीं सकते, 2 साल भी 3 साल भी चलती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपिस्ट की ड्यूटी है कि पेरेंट्स को ना एक एक चीज समझाए एंड उनको ना होम प्लान दे कि सर मैम आपको ये करना है तभी थेरेपी यूजफुल होगी। पहली बात। दूसरी बात है कि 30 सेशंस 40 सेशंस मेरे हिसाब से मैं कभी नहीं कह सकता, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। Okay. ये तो एक जर्नी है ना, जहाँ पे हमने कहाँ से शुरू करना है और बच्चे को इंडिपेंडेंट तक बनाना है, तो आपको हर स्टेप में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Right. तो पहले 30 सेशंस ये हो सकता है कि अगर थेरेपिस्ट बोल रहे हैं कि मैम 30 सेशन तक ना वी विल ट्राई कि आपका बच्चा सेटल हो जाए, ये चीज मुझे समझ आती है, ठीक है। अगर थेरेपिस्ट कह रहे हैं अरे नहीं 30 सेशंस में आप तो देखो बच्चे को ठीक हो जाएगा, ये तो That's I a red think flag. एग्जैक्टली That's वो दैट इज एन अनप्रोफेशनलिज्म टू बी वेरी फ्रैंक। आप पेरेंट्स को लाइक एक हिसाब से धोखा दे रहे हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल वर्ड आई शुड से। तो अगेन बहुत लंबा प्रोसेस है, 20 सेशंस काउंटिंग का तो मतलब ही नहीं है इसमें। इसमें पेरेंट्स एज वेल एज थेरेपिस्ट दोनों का ही कोलैबोरेशन है। मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं ना, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैम आपकी ना ट्रेन डीरेल्ड है,
आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इसको मैं पटरी में कैसे लेकर आऊँ, वो मेरा काम है। आई एम अ थेरेपिस्ट, वो मेरा काम है कि आपके बच्चे की गाड़ी को पटरी में लेकर आना है। अब आप उसको राजधानी के साथ भगाना चाहते हैं या एक मालगाड़ी की तरह भगाना चाहते हैं, वो आपका काम है। आप जितना टाइम देंगे, जहां पे आप फंसोगे, यू नीड अ थेरेपिस्ट, वहां पे होता है। तो अगर हम फॉरेन में भी देखेंगे ना सखी, वहां पे सेशंस का नहीं होता, वहां पे तो वीकली एक सेशन होता है, गोल्स मिलते हैं पेरेंट्स को, अचीव करते हैं, नेक्स्ट आओ, एंड इट गोज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड Very ऑफ long टाइम। time, yeah. Then, do you have parents who say that, you know, the occupational therapy, I'll just look at some videos, मैं videos देख के कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मुझे ये occupational therapist ही क्यों चाहिए? Why do I need this therapist when I can look at all of the resources today available on YouTube and do this home plan? अगर मुझे ही 90% सब काम करना है, then what is the point of an occupational therapist? हाउ टू हैंडल योर चाइल्ड। आप मेरे पास क्यों आए हैं? बिकॉज आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसको कंट्रोल करना कैसे है, वो कैसे पता लगेगा, वो मेरा काम है। Got it. And ठीक है, that's not a same rule book ना for every child. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो मैं ना हर चीज एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। सो यूजली होता क्या है, सपोज मेरे पास बच्चा आया, देखिए क्योंकि आई एम डीलिंग विद अ पीडियाट्रिक सेटअप, तो ऑब्वियसली मैं शायद बार बार छोटे छोटे बच्चों की बात करूंगा यहाँ पे। पहला मेरा गोल होता है, मैं पेरेंट्स को बिठाता हूँ, मैं कहता हूँ आप बैठो यहाँ पे, बट आप अपने बच्चे को देखोगे नहीं। यू नीड टू प्रिटेंड कि यू आर देयर बट यू आर नॉट लुकिंग एट हिम। Okay. ठीक है, एंड देन आई ट्राई टू बिल्ड अ सोशली विद द किड। और मैं ना पेरेंट्स को बोलता हूँ आप देखो कि मैं आपके बच्चे को बिठा कैसे रहा हूँ। तो वो 2-3 सेशन में जब पेरेंट्स देखते अरे ये तो बच्चा ऐसे बैठते हैं, वहां पे मैं कहता हूँ नाउ ये आपका गोल है पहले 15 डेज का, आप इस स्ट्रेटेजीज के साथ पहले बच्चे को बिठाओ। सो यू नीड एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी देयर, है ना। सो अगेन कहने का मतलब ये है कि हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, हमने यही किया है, बट आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। मैंने कई सेंटर्स देखे जहाँ पे पेरेंट्स को शायद अंदर भी नहीं आने देते, उनको समझ ही नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने बहुत बिहेवियर दिखाते हैं, तो हम भी बोलते हैं मैम वो स्क्रीन लगी है, आप बाहर से एग्जामिन करो, अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे अंदर आना पड़ेगा, यू आर Please मोस्ट come. वेलकम, Yeah. है ना। तो दैट इज द थिंग। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगेन जैसे मैंने बोला है कि वो ट्रैक देगा, उनके ट्रैक के बिना पेरेंट्स नहीं navigate कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे। आपने अभी एग्जाम्पल दिया अबाउट पीडियाट्रिक, मोस्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर चिल्ड्रन, एंड आप पहले भी बोले कि जैसे एज हैज बिकम इज अ फैक्टर. हाउ बिग ऑफ अ फैक्टर इज एज? जैसे लेट्स से इफ आफ्टर दिस वीडियो अ पेरेंट इज वाचिंग वांट्स टू कंसल्ट विद एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एंड is it sometimes is there concept of never too late apply in occupational therapy? सी अगेन जैसे मैंने आपको बोला है इन इन द बिगनिंग ऑफ माय दिस इंटरव्यू कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशन इज अ थिंग जो किसी भी एज में आएगा। यू नीड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आपको किसी एज में भी। सो व्हाई एज इज अ फैक्टर, बिकॉज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि ये तो हम लोग मानते हैं कि 5 या 6 इयर्स की जो इनिशियल एज होती है। चलिए मैं ना इसको और थोड़ा सा डीपली जाता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है। हम जैसे उसको इनपुट देंगे वो वैसे डेवलप करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर छोटा सा कोई बच्चा मेरे पास आया है जो अनफॉर्चुनेटली स्पेक्ट्रम में आ गया है, तो आप खुद बताइए डू यू फील कि उसको ट्रीटमेंट देना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? बिकॉज अगर वो कुछ गलत कर रहा है ना, तो उसको मैं सही आराम से करा सकता हूँ बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम फॉर हिम, Of course. है ना। अब वही चीज अगर कोई 10 साल का बच्चा है, तो उस केस में डेफिनेटली मेरे गोल्स हैं कि यार वो भी ये चीज करे, लेकिन उस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज अ बिहेवियर, है। तो जो बिहेवियर एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एट द एज ऑफ 10 आई बिलीव कि बिहेवियर थेरेपिस्ट प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर होना चाहिए।
and then we can actually succeed in that first. Secondly, what I believe कि एक certain चीज है जो कि हर एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे के साथ होना चाहिए, that is of physical exercises. Okay, yeah, very ठीक है, important. because somewhere अगर बच्चा हाइपर है तो वी नीड टू समवेयर चैनलाइज दैट एनर्जी, और अगर बच्चा हाइपो है तो कहीं ना कहीं हमें उसको स्टिमुलेट करना है, वो प्ले के थ्रू ही होगी और फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू ही होगी. तो अगर मेरे पास 14 ईयर्स का कोई बच्चा आया है तो इस एज में ना मैं एग्जामिन करूंगा कि वो बैठ कैसे रहा है, वो उसकी अवेयर posture है या कैसी नहीं है. Correct. तो उस केस में मेरा असेसमेंट होगा एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पहले मैं इसका पोस्चर ठीक करूं, बिकॉज द हाँ, मोमेंट yes, yes, पोस्चर, yes, या yes. एब्सोल्युटली. तो जैसे पोस्चर इंप्रूव होगा तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ब्रेन डेवलप ज्यादा होगा, उसके रिस्पॉन्सेज बेटर होंगे. एंड अगर मेरे पास 13-14 साल का बच्चा है तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है प्ले को छोड़ के पोस्चरल स्टेबिलिटी, मसल एक्टिविटीज, इनफैक्ट उसको ना जिम के लिए तैयार करना, बिकॉज ये काफी हद तक चलेगा उसके साथ. प्लस अगर वो वोकेशनल में जा रहा है जहाँ पे उसको लैग्स आ रहे हैं, लाइक कई बार वोकेशनल ट्रेनर्स आते हैं, कहते हैं सर ही इज नॉट एबल टू डू दिस थिंग. तो फिर मैं एनालाइज करूंगा, ओके फाइन, फिर तो आई थिंक कि ये नहीं कर पा रहा तो ये टारगेट बनाते हैं ताकि वो अचीव कर पाए वो एक्टिविटीज. Correct. तो ओटी तो चाहिए डेफिनेटली, मैं मना नहीं करूंगा, मगर अगेन वेज एंड गोल्स मेरे अलग हो जाएंगे इसमें. So ये बिहेवियर थेरेपी में ये बहुत अभी एक बैकलैश चल रहा है, which is कि why are you making children fit in, why are you making adults fit in. अगर कोई चाइल्ड कंफर्टेबल है नहीं आई कांटेक्ट में तो आप क्यों बार बार करा रहे हो उनको आई कांटेक्ट. आपका क्या टेक है इसमें इन दिस थिंग कि मॉडरेशन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस. बिल्कुल ठीक है. इफ द चाइल्ड डज नॉट वांट टू गिव यू एन आई कांटेक्ट, देन व्हाई आर यू फोर्सिंग अ चाइल्ड? यू नो व्हाट, यहीं पे मैं कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स क्या करते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करता हूँ. सर मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, वो बैठ गया, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा. तो मैं कहता हूँ आप कैसे ले रहे हो? यू नो व्हाट वो क्या करते हैं, सपोजेटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आरव नाम का. पेरेंट्स बैठेंगे, आरव देखो, आरव आरव मुझे देखो, तुम देख नहीं रहे, देखो 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 देखो. दैट्स सो इरिटेटिंग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो क्यों देखेगा? उसको नहीं देखना आपको. वाई शुड ही सी? आप क्या कर रहे हो, बचपन से ही ना उसको आई कांटेक्ट भी एक फोर्स की तरह लेते हैं, फोर्स करते रहते हैं उसको. ये चीजें जैसे मैंने बोला है ना सखी, कि जैसे आप इनपुट डालोगे बाद में जाके आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे. तो ये प्रॉब्लम होती है. तो बेसिकली अगर मैं भी यही मानता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द चाइल्ड, अगर बच्चा मुझे आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, बट मैंने अगर उसको बोला है कि आरव एक काम करोगे, मेरे लिए ना एक गिलास पानी ले आओ और ये सॉक्स को वॉशिंग मशीन में डाल दो, नहीं दिया उसने मुझे आई कांटेक्ट, क्या फर्क पड़ा? उसने पूरा मुझे काम करके तो दिया ना. एंड यू नो व्हाट, वो आई कांटेक्ट में ले सकता हूं उसको अप्रिशिएट करके, उसको मोटिवेट करके. सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे लेक्चर मारूंगा ना, आप ऑफ हो जाओगे. क्यों? बिकॉज आपको वो मोटिवेशन नहीं रहेगा. सो द थिंग इज मोटिवेशन. आप हर एज में अगर बंदे को या किसी एक इंसान को मोटिवेट रखेंगे ना, तो वो सब कुछ करेगा, आई कांटेक्ट भी देगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन मोटिवेशन. और यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिखाती है कि कैसे मोटिवेट किया जाए. तो आई एम वेरी वेरी फर्म बिलीवर कि अगर बच्चे के हिसाब से आप काम करो, बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दो. लेकिन कहीं ना कहीं अगर विदाउट आई कांटेक्ट या आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से काम नहीं किया लेकिन उसने किया है, एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम विद दैट. विद द बिहेवियर थेरेपिस्ट, उनका जो प्रोग्राम है काफी चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम है. एंड मैंने आपके भी क्लिनिक में देखा कि आपके आपके जो भी चिल्ड्रन है इन द क्लिनिक, दे ऑल हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट दे आर फॉलोइंग. एब्सोल्युटली. आप ये कैसे डिवाइस करते हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम? बेसिक हमेशा सेम रहता है. अगर हम ऑटिज्म की बात करें, आई थिंक बिहेवियर थेरेपिस्ट के भी वही गोल्स हैं, मेरे भी वही गोल्स हैं, इनफैक्ट स्पीच थेरेपिस्ट के भी वही गोल्स हैं, बेस सेम है. दैट इज द चाइल्ड शुड बी एबल टू I have रिस्पॉन्ड. one question to ask in एब्सोल्युटली, this. हाँ So जी. basically मैंने ये देखा है when it comes to autism and related conditions कि it's like the blind man and elephant वाला जो story होता है ना, कि there are blind men that are holding parts of the elephant and one is saying this is a swan, this is a snake, this is that.
आप लोग एक्चुअली टुगेदर काम करते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये कभी मैंने होते हुए देखा तो है नहीं. आई डोंट नो इफ आई जेन्युइनली वांट टू नो कि if you guys work together, if you have a child who is going to a speech therapist and you're the occupational therapist, आप लोग में कितना कोलैबोरेशन होता है? प्रैक्टिकली बहुत कम. लेट मी बी वेरी ट्रू. ठीक है. नाउ देयर इज अ रीजन. सखी, दो तरीके के सेटअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब मैं क्लिनिक की बात कर रहा हूँ ना, क्लिनिक में बच्चे का ट्रीटमेंट होता है सिम्टम्स पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द चाइल्ड हु इज हैविंग अ सेंसरी इश्यूज, तो वो मेरे क्लिनिक में आ रहा है, आई विल वर्क मोर ऑन द सेंसरी इश्यूज. द चाइल्ड हु इज हैविंग द स्पीच बट डज नॉट हैव अ लैंग्वेज, मे बी वो लैंग्वेज के लिए अलग से सेशंस ले रहा है. ये हो गया क्लिनिकल सेटअप. एक होता है इंक्लूसिव या इंटीग्रेटेड सेटअप, जहां पे एक क्लास है जहां पे बिहेवियर थेरेपिस्ट ने बोला है कि ओके फाइन, सी दिस इज अ वे आपको कम्युनिकेट करना है. यू टेक योर थेरेपी, आप ओटी हैं, आप लीजिए, मगर आप ना ये स्ट्रैटेजीज यूज कर लो. तो अगर आप ऐसे सेटअप की बात करेंगे जहां पे कि बिहेवियर थेरेपिस्ट ने ओटी को दखल नहीं दिया, उसने बोला कि जस्ट यूज दी स्ट्रैटेजीज इन योर थेरेपी, एंड देन द स्पीच थेरेपिस्ट आता है और वो कहता है देखो इसको 7 वर्ड्स तो आते हैं, सो ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स इन योर थेरेपी. ये चीजें यहाँ पे लैक कर रही हैं. बट मैं अपने आप को ना बहुत फॉर्चुनेट बोलूंगा, बिकॉज मैंने ऐसे सेटअप में वर्क किया हुआ है. सो मैंने एक ऐसे सेटअप लाइक देयर इज अ स्कूल, आई होप कि मैं नाम ले सकता हूँ, वसंत वैली स्कूल. वहां पे ना एक स्पेसिफिक ब्लू रूम सेटअप है. यू वोंट बिलीव, एक कमरे में ही ओटी भी हो रही है, स्पीच भी हो रहा है, स्पीच भी हो रहा है, एंड बिहेवियर थेरेपीज भी लग रहे हैं, एंड उसको लाइक स्पेशल एजुकेशन भी मिल रहा है, और हम सारे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में हैं. तो वो होता क्या है कि बिहेवियर थेरेपिस्ट कहता है कि ये इसकी कम्युनिकेशन बुक है, सेशन लो, ये कम्युनिकेशन का ध्यान रखना. फिर स्पीच थेरेपिस्ट आता है, कहता है सर ये वर्ड्स उसको आते हैं, तो प्लीज आप बीच बीच में पूछते पूछ रहना. लेना. ये मैंने वर्क किया हुआ है, डेफिनेटली मैंने वर्क किया हुआ है. एंड द प्रोग्रेस मस्ट बी वेरी नाइस प्रोग्रेस, बिकॉज दैट इज एन आइडियल सिचुएशन टू वर्क. तो मैं यहाँ पे ना थेरेपिस्ट को भी गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज क्लिनिक का, बिकॉज मैं क्लिनिक में भी हूँ एंड आई हैव वर्कड इन दैट सेटअप आल्सो. क्लिनिक में प्रैक्टिकली ये चीज नहीं आ सकती. आई थिंक कि ये जो बैलेंस है ना कहीं स्कूल सिस्टम्स एंड जैसे कि आप लोगों इतना अच्छा सा एक सेटअप बना रहे हैं, आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूजन एंड इंटीग्रेटेड सेटअप की बहुत कमी है. तभी हमें लगता है कि हम लोग शायद अलग अलग वर्क कर रहे हैं. मगर कई बार होता है कि स्ट्रेट अवे बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया, उसने बोला नहीं अभी ये सेटल ही नहीं है, आप पहले प्लीज जाइए, मैं ओटिस्ट को फोन करता हूँ, इसको सेटल करो. द मोमेंट आपको लगे और थेरेपिस्ट मुझे बोल देगा कि सर अब ये बैठने लगे हैं, आप स्टार्ट करो सेशन. सो इतने कोलैबोरेशंस हैं हमारे में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट वो अलग चीज है. और एक चीज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कि एक्चुअली ब्यूटी है, उसके लिए सेटअप्स अलग चाहिए. बच्चे को दोनों सेटअप्स चाहिए. गॉट इट. सो बैक टू द क्वेश्चन डॉक्टर बग्गा, कि आप अपना थेरेपी टेलर कैसे करते हैं बेस्ड ऑन द चाइल्ड? फर्स्ट एज, ओके. सेकंड इश्यूज. यहाँ पे असेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. असेसमेंट स्केल्स लगाओ, उसको कैलकुलेट करो, देखो कि मेजर इश्यूज क्या आ रहे हैं. एंड असेसमेंट स्किल्स कौन कैलकुलेट करता है? जो अगर साइकोलॉजिस्ट है तो उनके पास स्पेसिफिक स्केल्स हैं उनके, जो वो यूज़ करते हैं. अगर ओटी के पास आ रहे हैं तो हमारी स्पेसिफिक है, जैसे हम ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सेंसरी प्रोफाइल्स भरवाते हैं उनके. वीएमआई, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन टेस्ट होते हैं. तो ये सारे टेस्ट होते हैं These जो are हम लोग करते हैं. standardized. दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. ठीक है. एंड थर्ड इज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, Okay. कि टेस्ट तो अपनी जगह है, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहा है. सो ये 3 चीजें हैं प्राइमरी में ये देखता हूं. कभी ऐसे हुआ कि असेसमेंट में कोई अलग ही स्कोर हुआ है एंड ऑब्जर्वेशन में कुछ अलग? हर बार, रियली? हर बार होता है. बिकॉज अगेन प्रैक्टिकली पता है क्या होता है. तो फिर इनका पॉइंट क्या है फिर असेसमेंट जी करने का? बिल्कुल. यहाँ पे ना अगेन प्रॉब्लम ये है कि ऑटिज्म में एक बहुत कॉमन चीज होती है एंजाइटी. असेसमेंट कब होता है? जब वो पहले या दूसरी बार मेरे पास आया है. अब इस केस में क्या होता है, वो बच्चा एंग्शियस है. जो बच्चा एंग्शियस है वो परफॉर्म नहीं करेगा. एंड इमेजिन कि वो एंजाइटी में आया और मैं अपना प्रोफाइल भर रहा हूँ. That's तो डू not यू थिंक fair.
दैट्स नॉट फेयर, इजंट It's इट? not fair. तो Yeah. डू यू थिंक एक्चुअली असेसमेंट नाम की कोई चीज होनी चाहिए? नहीं। असेसमेंट कब स्टार्ट होना चाहिए? जब बच्चा 3 सेशंस आ चुका है, थोड़ा ही इज comfortable हो चुका है. एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सी बच्चे ज्यादा हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, इतने पेशेंस नहीं है हम लोगों में। I agree. Yeah. हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये आइडियल सिचुएशंस, तो क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास स्कूल ने बोला कि नहीं आपका बच्चा नहीं बैठ रहा, आप साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवा के लाइए। आइडियली उस साइकोलॉजिस्ट को टाइम स्पेंड करना चाहिए, 3 सेशन से 2 सेशंस। जब वो लाइक मेरे लिए ना सखी बहुत सिंपल होता है कि मैं अपना एक मैंने क्राइटेरिया क्या लिया है कि जब बच्चा ना चेयर पे बैठा है मेरे साथ और मैंने उससे हग मांगा, उसने मुझे आके हग कर दिया, तो ये मैंने अपना क्राइटेरिया बनाया कि नहीं, अगर उसने मुझे हग किया है, वो रेडी है, तब मैं अपना असेसमेंट स्टार्ट करता हूँ। सेकेंडली, अगर मैंने उस बच्चे को बोला अच्छा चलो खड़े हो मेरे साथ चलो, एंड ही इज होल्डिंग माई Holding फिंगर finger. एंड ही इज रेडी टू गो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि अगेन मेरे पास साइकोलॉजी के असेसमेंट के लिए जाना है, लेकिन ऑलरेडी 50 की लिस्ट आई हुई है। अब मैं एक बच्चे के साथ 3-3 दिन लगाऊंगा, फिर असेसमेंट स्टार्ट करूंगा, तो बाकियों की असेसमेंट कब होंगी? तो आइडियली It's a असेसमेंट struggle. इट्स अ स्ट्रगल। Yeah. नहीं, and there are some parents that I have encountered who said नहीं मुझे नहीं जाना है assessment के लिए क्योंकि उधर जाके मुझे पता है कि my child will be someone else. So हाँ बिल्कुल सही। and फिर and मेरे को वो डर नहीं चाहिए, मेरे को I don't हाँ want that डर. I know what my child is, I know what his strengths are and I know what his weaknesses are. But उधर जाके वो psychologist का patience I know will not be there to assess the एब्सोल्युटली child. बिल्कुल। तो यही होता है। मेरे यू हैव बीन इन माय सेंटर, वहां पे टेबल चेयर नहीं है, I know it's बच्चा भी फ्लोर में, मैं भी फ्लोर पे, जो पेरेंट्स आए हैं वो भी फ्लोर पे बैठते हैं। दैट इज द रीजन मैं टेबल पे बैठ गया, हाँ जी ये करता है, ये करता है, ये करता है, यही हो रहा है ना, क्वेश्चन इज भर के फिर एक रिपोर्ट बन के आ जाती है। अगेन वही बात है, दैट इज नॉट जस्ट, बच्चे के साथ फ्लो टाइम पे आना पड़ेगा, यू नीड टू स्पेंड टाइम। क्या यही फ्लोर टाइम है दैट नहीं, फ्लोर फ्लो टाइम टाइम इज अ वे ऑफ, दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे कि आप बच्चे के साथ प्ले करते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला फ्लो टाइम, एक अलग से कोर्स होता है DIR फ्लो टाइम, जो which is बेसिकली has anything to do with OT कि वो OT का एब्सोल्युटली इट्स Okay. इट्स यूजुअली क्या होता है, फ्लो टाइम एंड सेंसरी एक ही, लाइक दे आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, जहाँ पे ना सेंसरी हमने इनपुट्स देने हैं, और लेकिन अगेन मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, Hmm. बच्चा जो टेक्टाइल बहुत डिफेंसिव है, ठीक है, What does और that mean? टेक्टाइल डिफेंसिव का मतलब है दैट ही इज वेरी स्केर्ड ऑफ टचिंग दी स्लाइमी थिंग्स, या Okay. अगर हल्का सा मेसी हो गया तो उसको साथ ही बार-बार साथ धोना अपना हाथ पड़ेगा। धोना है, तो वो डिफेंसिव है। अब मेरे पास आया एंड आई, मुझे नहीं पता, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं क्या है, वो तो बोलेंगे सर हमें क्या पता मेरे बच्चे को क्या है, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। सो इन्हीं पहले क्या करते थे हम, शेविंग फोम ली बच्चे के हाथ में लगा दी, ठीक है, यू कैन इमेजिन कैसा रिएक्शन होगा। फिर हम लिखते थे द चाइल्ड इज टैक्टाइल डिफेंसिव, हो सकता है कि वो एंजाइटी हो, Correct. ठीक है। फ्लो टाइम क्या करता है, फ्लो टाइम कहता है कि तुम शेविंग फोम हाथ में मत लगाओ, फ्लोर में स्प्रेड कर दो। नाउ लिसन, बच्चा आया बिकॉज ही इज एंशियस, उसने टच किया, मिटा दिया, एंड देन फिर वो 5 मिनट बाद आया, टच किया, छोड़ दिया। उसी सेशन में 5 मिनट के अंदर आप देखोगे कि He वो प्ले started करने playing. लग गया, तो क्या वो टेक्टाइल डिफेंसिव है? No. दैट इज द थिंग, फ्लो टाइम एक अपॉर्चुनिटी देता है थेरेपिस्ट को, जहां पे तुम ढेर सारा प्ले करो, एंड सपोजेटली वो अब डिफेंसिव है, एक्चुअली हम ये लेके चलते कि वो नहीं लगा रहा हाथ, तो अब हम क्या करते हैं, उसको इतना कंफर्टेबल करेंगे कि वो हमारे साथ आके बैठे, एंड देन व्हेन ही इज कंफर्टेबल तो हम उसको इजीली एक्सपोज करवा सकते हैं। तो जैसे ही वो एक्सपोज करेगा तो उसकी एंजाइटी गई, Become. तो वहां से एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट हो सकता है। Got it. So तो फ्लो टाइम इज जस्ट लाइक दिस। got it. So back to the child-centered assessments. आपने बोला था observation, visual observation. So as a protocol you suggest कि also to different therapists कि not in the first sitting can you make this visual observation, right? तो ये मतलब आपका कुछ like do you have some days, some sessions after which you take a visual observation कि आप कैसे करते हो? यूजली सी इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द थेरेपिस्ट, तो Okay. मुझे लगता है कि अगर मैं करता हूँ तो 1 और 2 सेशंस आर इनफ, उसके बाद मैं समझ जाता हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट। लेकिन अगर मैं
सिंपल सी, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि जब बच्चे ने मेरी फिंगर पकड़ ली या जब बच्चे ने मुझे हक कर दिया, दैट मीन्स कि मैं असेसमेंट स्टार्ट करने के लायक हूँ, है ना? Yeah. तो मैं जितने भी यंग थेरेपिस्ट हैं उनको मैं यही बोलूँगा, बिकॉज़ हम लोग यूज़ करते हैं रेपो बिल्डिंग। जब तक आप रेपो ना बिल्ड कर लो तब तक आप असेसमेंट्स मत करो। उस टाइम तक आप पेरेंट्स को बोलो मैम आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रॉब्लम सुनो एंड देन जस्ट ट्राई करो कि वो क्यों कर रहे हैं प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और उस पे वर्क करना स्टार्ट करो विथ लॉट ऑफ प्ले। यहाँ पे प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके साथ स्टार्ट करो एंड ट्रस्ट मी, थेरेपिस्ट जैसे ही काम करना स्टार्ट करेगा ना, उसको इश्यूज पता लगने लग स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पे पहले टाइम से ही उसका असेसमेंट स्टार्ट हो चुका होगा, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से ही, एंड देन फिर वो स्केल्स लगाने के लायक हो जाएगा। सो दिस इज अ एग्जैक्ट वे। सेकंड मैं बोलूँगा, कई बार मैंने अपने जूनियर्स को देखा है, मैम आपका बच्चा आपके सामने बहुत बिहेवियर कर रहा है, आप बाहर जाओ। पहले सेशन में हम लोग पढ़ते हैं देयर इज अ पेरेंट सेपरेशन एंजाइटी, ऑफ कोर्स, और हम करते भी वही हैं कि वो इसलिए मम्मी के साथ ज्यादा है, वो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज वो एंग्शियस है। दैट इज व्हाट ऑटिज्म इज ऑल अबाउट ना, ये सोशलाइजेशन, वो एंग्शियस है। तो अगेन मैं हमेशा फ्लोर टाइम क्यों कह रहा हूं, मैं यूजुअली क्या करूंगा, मैं मदर को बोलूंगा बैठो, अब अपने बच्चे को गोदी में लेके बैठो, ठीक है, मैं बहुत दूर बैठूंगा एंड आप फॉरगेट अबाउट द किड, आप मेरे साथ प्ले करो। तो जब पेरेंट्स प्ले करना स्टार्ट करते हैं ना, बच्चा पेरेंट को देखेगा, यू नो व्हाट, तो फिर वो मुझे देखेगा एंड देन वहां पे, और उसके बाद ट्रस्ट में सिर्फ एक सेशन या दो सेशन की बात है, एंजाइटी खत्म। फिर उसकी मम्मी रूम में भी नहीं होगी, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो दैट इज द थिंग। लेकिन जब तक एंजाइटी है तब तक एसेस मतलब मत, इतना ज्यादा इवैल्यूएशन या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है थेरेपिस्ट को, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, सेशन स्टार्ट कर दो आप। गॉट इट। दैट इज द थिंग। पेरेंट्स को लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज कॉस्टली, इट इज एक्सपेंसिव. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट बेस्ड ऑन the significant, आपने तो बहुत समझाया about the significant benefits of occupational therapy. What do you have to say about the cost factor? सखी, लेट मी टेल यू वन थिंग, कौन सी चीज ज्यादा महंगी पड़ती है जब आप बार बार करते हो, ठीक है? देयर आर 2 or 3 ways of doing it. फर्स्ट, पेरेंट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं पहले पेरेंट्स के बारे में एक वो बोलूंगा, पेरेंट्स को लगता है जितनी ज्यादा थेरेपी होगी ना मेरा बच्चा उतना ज्यादा ठीक होगा। करेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने बोला ऐसा नहीं है। 3 सेशंस और 2 सेशंस, इनफैक्ट 1 सेशन इज ऑल्सो इनफ, मगर आप तो टाइम दो। आप टाइम भी नहीं देंगे, आपको रेगुलर थेरेपीज भी चाहिए, एंड फाइनेंशियली यू नो दैट यू आर नॉट सो स्ट्रांग, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो थेरेपीज एक्सपेंसिव पड़ेंगी। सो समवेयर, अगर थेरेपीज एक्सपेंसिव है, जो कि हैं, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन फिर आप ये करो, सर आप मुझे गोल दो वीकली, मैं आपके पास एक ही बार आऊंगी, फेयर, एंड देन फिर थेरेपी सस्ती नहीं मतलब महंगी नहीं पड़ेगी, फिर तो सस्ती पड़ेगी। 15 दिन का गोल लो एंड सखी, यू नो व्हाट, जब हम स्टार्ट करते हैं आप ना, गोल्स देते हो ऐसे पेरेंट्स को? डू यू गिव गोल्स टू पेरेंट्स? यस, मेरे लाइक पता है क्या है, ओटी में क्या क्या आता है, सेंसरी, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, विजुअल परसेप्शन, विजुअल मोटर, हैंड राइटिंग, एडीएल्स, बिहेवियर, सब कुछ देखना है मुझे। आपको लगता है कि 45 मिनट के सेशन में मैं सब कुछ देख बिल्कुल सकता भी हूँ? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये तो डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें। सो हाउ डू वी स्टार्ट? सेंसरी में मैं पेरेंट्स को ट्रेंड कर देता हूँ, बिकॉज वो एक बेस है, वो तो चाहिए बच्चों को, सालों साल तक चाहिए होता है। तो एटलीस्ट गोल्स को छाप लो, कुछ गोल्स हम ले, देन द थिंग गोज। तो प्लान के बिना तो चल ही नहीं सकता। ईच एंड एवरी चाइल्ड हु इज कमिंग टू माई सेंटर, पेरेंट्स को एक्चुअली ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जिसको प्लान नहीं है या इनको लाइक अ क्या होम करना है। बेस्ड हाँ, प्लान. एक्चुअली मैं एक और चीज बताऊंगा, 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे पास ना एक पेरेंट आए, तो ना एक नया पेरेंट था, एक पुराना पेरेंट था। तो ना नए पेरेंट्स को ऑब्वियसली कुछ नहीं पता, तो ना जैसे पुराने जब पेरेंट आए तो उसने आके मुझे बोला, मेरे थेरेपिस्ट को बोला, सर आज ना इसको ना थोड़ा सा फाइन मोटर पे लीजिए प्लीज।
ठीक है। तो नया पेरेंट देख रहा था, ये मुझे रियली 4 दिन पहले की बात है। तो नए पेरेंट ने पुराने वाले को बोला कि आपने क्यों बोला कि आपके बच्चे को क्या चाहिए, फिर थेरेपिस्ट का क्या फायदा है, ये तो वो बोलेगा ना उसको क्या चाहिए। वो कहते हैं नहीं, सर ने इतना प्रिपेयर कर दिया है कि अब मुझे पता है कि मेरे बच्चे की नीड क्या है। And that's the level everyone should aim for. एग्जैक्टली। तो उसको पता है नहीं मैं क्यों करवाऊं साइंस, ये तो घर पे मैं कर लूंगी। आज उसकी फिजिकल की क्लास है तो ग्रॉस मोटर हो जाएगा उसका, तो ये थेरेपिस्ट को थोड़ी ना पता है। तो वो मुझे पेरेंट्स आके कहते हैं सर समवेयर वी फील प्राउड कि आपने मेरा बच्चा मुझे समझा दिया। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्वियसली लैग हो रही हैं प्रोफेशनल्स की तरफ से। तो यही एक रीजन है कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि ना बहुत बेसिक चीजें अगर पेरेंट्स को समझा दूं ना, तो शायद उनकी लाइफ में कुछ तो मतलब फर्क आएगा। So if parents think कि occupational therapy is only the therapist's work, they're absolutely wrong. एब्सोल्युटली रॉन्ग। This बिल्कुल। is, you are not just paying for a session, you're paying to train yourself to understand how to make your child Exactly. do better in life. And you can make a therapy cheap. Yeah. Work with your child. Makes sense. So एक और मुझे पूछना था that आप बहुत वीडियोस लगाते हो and actually I'm telling the viewers to go check out Dr. Bagga's channel because the next question that I have is simple home activities. So if you're interested in finding out simple home activities that can improve your child's skills, do check out Dr. Bagga's channel. He has tons and tons of videos. But Dr. Bagga, for the sake of repetition, again, a few activities you can tell our viewers that they can do at home that can sort of help with some occupational therapy, let's say gross motor, fine motor, जो भी. बहुत मुश्किल सवाल है फिर बिकॉज यहाँ पे मैं फिर एज पे आ जाऊंगा। Okay, yes. ठीक है, चलिए अगेन I'll try to give a genuine answer to it first. See, first thing I want to say to the parents is कि stop thinking that your child is a special child. Okay. मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? 7 साल का बच्चा अभी तक चम्मच से खा नहीं रहा। बिकॉज द रीजन इज कि अरे बेचारे को कैसे पकड़ेगा वो, हम ही खिला देते हैं। सो आप ओटी ले रहे हो, क्या फायदा है उस चीज का? कोई फायदा नहीं है। सो बेस्ट 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 थिंग फॉर द पेरेंट्स जो मैं मैसेज देना चाहूंगा, बेस्ट एडवाइस, या जो उस एज में उस बच्चे को करना चाहिए आप करवाओ, वही आपकी थेरेपी है। दैट इज द थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपका बच्चा बैठ के 2 साल का बच्चा एक टॉय के साथ नहीं प्ले कर रहा, जो कि जनरली हर बच्चे को प्ले करना चाहिए, वो आपका गोल है, इसमें ओटी की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको कहाँ जरूरत है कि उसको कराऊं कैसे, मेरे साथ तो वो कर नहीं रहा, वो स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए। सो सिंपल मैं यही बोलूंगा सब पेरेंट्स को, सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जो आपको लगता है कि आपके बच्चे का लेवल है, तो ना उस बच्चे को उसके जैसे ट्रीट करो एंड सारे घर के काम कराओ, सारे घर के काम कराओ। दैट इज द बेस्ट ओटी। सेकेंडली, डोंट प्रॉम्प्ट। हम लोग ना ओवर एम्बिशियस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगेन मैं ना बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये जनरल होता है, ये है ना। फादर आते हैं, कहते हैं सर मैं 1 घंटे ऑफिस से छुट्टी मारूंगा, मुझे गोल दो, मैं बच्चे के साथ काम करूंगा। और लिटरली वो करते हैं ऐसा कि वो आएंगे और वो बोलेंगे सर गोल दो। ठीक है, मैंने उनको गोल दिया, इतने ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो जैसे ओवर स्टिमुलेटेड, तुम देख क्यों नहीं रहे, करो करो, कैच नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, ये लो पकड़ो तुम। वो करना सही चीज चाहते हैं, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही, इंटेंशंस बहुत सही है, लेकिन वो प्रॉम्प्टिंग बहुत ज्यादा दे देते हैं। और ये जो प्रॉम्प्टिंग वाली चीज है ना, ये बच्चे को फिर डिले करते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट, they don't know how to handle disappointment like a therapist. हाँ जी बिल्कुल, that is again one of the most important things. So again home plan में first बच्चे को करने दो, गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी। आप एक्साइटेड होके ये मत सोचो कि वो नहीं कर रहा। यू नो व्हाट, आप उसको टाइम दो, लेट हिम डू द एक्टिविटीज, दैट्स द फर्स्ट। प्रॉम्प्टिंग मिनिमाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉम्प्ट नहीं देना, ऑब्वियसली स्किल नहीं है तो आपको प्रॉम्प्ट देना है, लेकिन समझो उसको चाहिए कितना। अगर सपोजेटली वो स्पून को यहाँ तक लेके आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको पहले यहाँ तक आने दो, फिर आप प्रॉम्प्ट करके मुंह में लेके जाओ। आप यहीं से उसको खाना दे देंगे तो दैट इज समथिंग, वो है। तो अगेन ओटी घर का सारा काम करवाओ आप,
दैट इज द बेसिक थिंग्स. अगेन गो माइलस्टोन्स चेक करो, कौन कौन सी चीज़ें आपका बच्चा नहीं कर रहा, वो सब करवाइए. दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स यू कैन डू. प्लस इंडिपेंडेंस. बचपन से ही 2 साल के बच्चे को ही खुद खाने दो, खुद रोटी तोड़े. एवरीथिंग शुड बी डन by himself. That is the thing. Second, I know I'm taking a lot of time, Not but at still, all, please. सेंसरी. आप ना थेरेपिस्ट से सेंसरी सिस्टम समझिए कि आपके बच्चे में क्या क्या सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, उस पे वर्क करो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उससे आपके एडीएल्स में काफी आपके बच्चों को like you will see a change in ADL is activities of daily living like washing face, eating, zipping, जो बेसिक ब्रशिंग हो गया, ये सारे एडीएल स्किल्स होते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. आप थेरेपी मत कराओ भले ही, बट एडीएल्स पे उसको जरूर रखो. work करो. So before we end today's episode, Dr. Bhaga, I would like to ask you, what is your message for the parents? My message is there is no child in the world who does not develop. First, तो don't be demotivated. The reason is कि हर बच्चे की अपनी पेस है. उस पेस के साथ आप डेफिनेटली अब देखेंगे कि हर बच्चा डेवलप कर रहा है. सेकेंडली, आप छोटे छोटी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करो, बिकॉज हम लोग गोल रखते हैं बहुत बड़ा, और जो बच्चा छोटी छोटी डेवलपमेंट करता है ना, हम उसको देखते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते हैं. तो उस चीज़ को ज़्यादा देखो. बड़े गोल्स बाद में बनेंगे, छोटे गोल्स पहले बनाइए आप. यू विल फील वेरी हैप्पी, बिकॉज हर बच्चा डेवलप करता है, जैसे मैंने बोला है. थर्ड थिंग, यू नो वॉट, आपके बच्चे का ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर कभी ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा. कहने का मतलब है, यहाँ पे आप खुश होंगे, यहाँ पे डिमोटिवेट मत होइएगा. यहाँ पे भी खुश रहिए, बिकॉज ये एक फेज है जो फेज जाएगा. एंड एक टाइम आएगा, आपको लगेगा ये तो सब कुछ डेवलपमेंट नहीं आ रही, लेकिन कुछ बिगड़ भी नहीं रहा, बहुत अच्छा फेज है. ह्यूमन बींग्स हैं, हर बंदे की लाइफ में वो फेज आता है. एंड देन अगेन यू विल सी द ग्राफ विल गो अप. सो हैव पेशेंस, हैव दैट मोटिवेशन. एंड पेरेंट्स, इट्स अ जर्नी. तो इतना ज़्यादा आप लोग जल्दी से हर चीज़ एक्सपेक्ट मत करिए, मगर डीमोटिवेट नहीं होना. हर बच्चा डेवलप होता है. आज के दिन में हर ऑटिस्टिक बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है. एटलीस्ट एडीएल्स में तो इंडिपेंडेंट हो ही सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसकी वजह से आप सारी थेरेपीज करवा रहे हैं उसको. Thank you. It's a marathon, not a sprint. हाँ, absolutely. So that brings us to the end of today's episode. And thank you, Dr. Bagga, for Thank you. being here today, sharing your insights on such a important topic of occupational therapy. आप बहुत simply लोगों को समझाते हो, and all our viewers are big fan of the information that you. I try my level best कि समझ आ जाए किसी Yes. तरीके से बस. मतलब अगर मेरे को समझ में आ गया तो I'm sure that a lot of people can understand. Sure. So thank you, Dr. Bagga, and I urge my viewers to go check out Dr. Bagga's channel. I will link it in the description also. Dr. Bagga shares a wealth of information on occupational therapy tricks tips and tricks that you can do at home. So thank you all for tuning in, and do stay tuned to this channel and consider watching the video that's popping on your screen.